गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां, लेकिन उससे पहले आपने अपना पिछड़ा वर्क कंप्लीट किया है जो मैंने दिया था दादी माँ चैप्टर से? यस जी। वेरी गुड। तो आज हम पढ़ते हैं हिमालय की बेटियां। ये पाठ हमारा नागार्जुन जी द्वारा लिखा हुआ है। जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ सेकेंड। तो ये पाठ हमारा लेखक नागार्जुन जी द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों का वर्णन किया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, जैसे कि गंगा है, यमुना है, सतलुज जैसी नदियां हैं, उनको लेखक उनके बारे में हमें बताते हैं। उनको ये नदियां बड़ी शांत और गंभीर दिखाई देती हैं दूर से, तो लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव उठते हैं। तो हम आइए चैप्टर पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। जैसे कि मैंने बताया कि नागार्जुन जी उन्हें ये नदियां जो हैं, कौन कौन सी नदियां? गंगा, सतलुज और यमुना जैसी नदियां उन्हें गंभीर और शांत, बड़ी शांत सी प्रतीत होती है, क्योंकि हाँ वो लोग वो शांत है और अपने आप में खोई हुई लगती हैं। संभ्रांत, संभ्रांत हमारा एक कठिन शब्द है, इसका मतलब होता है सभ्य लगती है, सभ्य, महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। तो जैसे कि माँ और दादी की और मौसी और जैसे मामी, जब छोटे होते हैं बच्चे तो जैसे उन्हें गोद लिया जाता है, वैसे भी लेखक को प्रतीत हो रहा है कि वो भी उनके उनमें जब उन नदियों में नहा रहे हैं या डुबकी लगा रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी मम्मी, मौसी और दादी के गोद में है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। तो इस बार जब लेखक गया है तो वहां पर उन्होंने देखा कि इस बार कुछ और ही प्रतीत होता है उन्हें, रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। मतलब उन्हें इस बात का आश्चर्य हो रहा, इस बात से उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जो पतली पतली नदियां इतनी बड़ी कैसे हो जाती हैं, मैदानों में जाकर बड़ी विशाल हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, स्क्रॉल अप, उछलना कूदना और खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदानों में जाकर। मतलब जैसे कि आप जब वो हिमालय से नीचे गिर रहे हैं तो वो उनकी छलकता उधर उछलना कूदना उनका बता रहे हैं कि लेखक, वो उछलना कूदना है। और खिलखिलाती है, मतलब जब झरना गिर रहा है तो खिल मतलब जो उन्हें वो उसे खिलखिलाना कह रहे हैं वो। ये समतल मैदान है, जब बिल्कुल मैदान बिल्कुल समतल हो जाता है तो वहां पर जाकर ये उछलना कूदना और इनकी खिलखिलाना कहाँ चला जाता है, कहाँ ये भाव उनके चले जाते हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता है। मतलब अब वो नदियों की बात करें कि किसी और को देखकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता है जितना आश्चर्य मुझे इन नदियों को देखकर होता है। विस्मय मतलब आश्चर्य। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? तो ये कहाँ, मतलब किस ओर चली जा रही हैं? ऐसा क्या चीज है जिसने इन्हें इतना मजबूर कर दिया है, इतना बेचैन कर रखा है कि अपने लक्ष्य की ओर भागती जा रही हैं? कौन सा ऐसा लक्ष्य है इनका, कौन सा ऐसा इन्होंने अपना एम बना रखा है जिसकी तरफ ये भागती जा रही है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा?
तो मतलब ये यही क्यों नहीं रहती है, हिमालय तक ही सीमित क्यों है, ये ऊपर इतना दूर क्यों चली जाती हैं? इनके प्यार, इनके पिता का प्यार इन पे मतलब इनका अगर इनसे अतिरिक्त मतलब इनकी पूर्ति नहीं हो रही है उनके प्यार से, तो ये कहाँ जाकर इन्हें किसका प्यार मिलेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से घिरी घाटियां, बंधुर अत्यंत अधिकताएं, सरसब्ज उत- उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो जैसे कि इनमें इसमें बताया गया है इन पैराग्राफ में कि लेखक को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलताओं को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों को न जाने इनका कौन सा ऐसा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन हो रहे हैं। नदियां बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है कि देवदार, चीड़, सरसों और चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। मतलब जैसे कि इन्हें मतलब वहां जब सब कुछ शांत हो जाता होगा तब इन्हें याद आता होगा कि हम मतलब कहाँ थे, यानी पिछली बातें अपनी याद आती होंगी। सब लेखक डिस्क्राइब करें जैसे कि नदियां बह रही हैं हिमालय से, किस तरह से निकल रही हैं, उन्हें बेटियों का एक वो देकर, मानव रूप देकर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, इन्हें बता रहे हैं उनके बारे में। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धनता होगा। तो बता रहे हैं कि बताओ कौन होगा, मतलब कौन जानता होगा कि अब हिमालय की स्थिति क्या है, वो उन्हें कैसा लगता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। तो लेखक इस तरह से बता रहे हैं कि अब उन चोटियों से जाकर हम पूछ भी लें तो मौन के सिवा क्या रखा है, अब चोटियां थोड़ी बोलेंगी। अब जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों की जो ऊंची ऊंची शाखा मतलब जहां तक उनकी चोटियां हैं वो थोड़ी बोलेंगी कि कैसा लगता है हमें। वहां तो सिर्फ शांति ही शांति है हर जगह। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुबा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो महानदियों हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को अब ये बता रहे हैं कि इतनी सारी जितनी भी नदियों के यहाँ नाम लिए गए, रावी, सतलुज, ब्यास वगैरह आदि नाम लिए गए हैं यहाँ पर, ये सब हिमालय की आग मतलब छोटी बड़ी बेटियों का बेटियां हैं जो उनके सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र वास्तव में कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल के एक एक बिंदु बूंद, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। तो जो हिमालय से अब हिमालय में बर्फ जो है वो बर्फ पिघल पिघल कर ये इन दो समुद्र का रूप देती है, इन दो महानदियों को समुद्र का रूप देती है। तो आगे कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि वो दोनों जाके जो एक समुद्र है उसको भाग्यशाली बता रहे हैं कि वो पर्वत राज जो मतलब पर्वतों में से श्रेष्ठ है हिमालय, उनकी बेटियों का हाथ थामने का उन्हें मौका मिल रहा है। तो वो जो समुद्र है वो बड़ा ही सौभाग्यशाली है।
जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो जो मैदानों में इन नदियों, मतलब अगर इन नदियों को मैदानों में देखा जाए, मतलब जहाँ समतल है, बताया था हिमालय ने, पहले नागार्जुन जी बता चुके हैं हमें कि जैसे कि जब पर्वत से नदियां निकलती हैं तो वो उछलती कूदती खिलखिलाती हुई निकलती हैं, जब समतल मैदान में जाती है तो बिल्कुल शांत हो जाती हैं। तो वैसा ही तो जब समतल मैदान पे जो लोग उन्हें देखते होंगे, जो लोग नदियों को देखते होंगे, उन्हें क्या पता होगा कि हिमालय से जब निकल रहे होंगे तो ये कैसे निकलती होंगी, कैसे झरने, झरनों की जो आवाज होगी, उछलना कूदना उनका, वो सब नहीं, कि कोई भी मतलब अंदाजा नहीं लगा सकता जो समतल मैदान में उन्हें देख रहा है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आश्चर्य आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो यहाँ पर मतलब कह रहे हैं कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में लेखक को कोई भी झिझक नहीं हो रही है, कि समुद्र को दामाद कह रहे हैं क्योंकि समुद्र को हाथ थामने का मौका मिला है, और बेटियां जो हैं वो हिमालय की, जो उनको ससुर और अपने आप को ससुर और उनको दामाद कहने में, उनको जो लेखक हैं वो उनको ऐसे बता रहे हैं कि हिमालय को पर्वतराज को ससुर ससुर बता दिया उन्होंने, और समुद्र को उन्होंने दामाद बता दिया है। आगे स्क्रॉल अप। दीपांशी अभी आप यहाँ से पढ़ो, हम बताएंगे फिर आपको जहां समझ में नहीं आए। कहाँ से पढ़े दीदी? यहीं से, कालिदास के विरही। कालिदास के विधि यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेटवती वेटवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई, और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का संचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहीं पे रुकिए। आगे। नहीं, एक मिनट पहले मैं थोड़ा समझा देती हूँ इसे। तो इसमें कहा गया है कि जो कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चले कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। तो यक्ष मतलब जो है वो कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र है। तो यक्ष किसी का मतलब एक पात्र है उनके। और यहाँ पर एक सेकंड, कुछ वर्ड, हाँ, प्रतिदान मतलब वापस। तो मैं कुछ कठिन शब्द बता रही हूँ। सचेतन, सजीव, मतलब सजीव रूप से, मतलब सजीव रूप उनका पसंद है जिसमें जान हो। आगे तो ये समझ में आ गई वाला पैरा। यस उन्होंने अपने मतलब उन्होंने अपने मेघदूत से कहा था यक्ष से कि हमें भी सजीव रूप पसंद है नदियों का, उसके बारे में विस्तार किया है उन्होंने। आगे पढ़ते हैं यहाँ से। कालेकर कालेलकर पढ़ो। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। इन माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा।
ममता का एक एक सेकंड, और यहीं भी पे रुको, धागा है जिसे रुको रुको यहीं पे रुको। तो जो काका कालेलकर हैं उन्होंने कहा है कि लोक माता कहा है उन्होंने नदियों को, मतलब सबकी माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन बेटियों को, इन्हें बेटियों के रूप में देख लें, मतलब इनको माता माता के रूप में देखने से पहले हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लेते हैं। तो और फिर थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में हम अगर प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। तो प्रेयसी का मतलब होता है प्रेमिका के रूप, प्रेमिका मतलब प्रेमिका के रूप में देख लेते हैं तो क्या, तो कैसा रहेगा। मतलब वो अलग अलग बता रहे हैं कि अलग अलग रूपों में कैसे देख सकते हैं। माता के रूप में ना देखकर हम अगर पहले बेटियों के रूप में देख लेते हैं, बेटियों के रूप में ना देखकर पहले हम इन्हें एक प्रेमिका के रूप में देख लेते हैं। आगे बढ़ो। ममता का एक, बच्चा पढ़ो। चलो कोई नहीं, मैं पढ़ता हूँ। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम अपने इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। तो बहन का स्थान भी इन्होंने, मतलब बहुत सारे कवियों ने बहन के रूप में भी इन्हें माना है कि हमारी बहनें हैं। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। अब जो काका उन्होंने बोला है कि एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग, थोलिंग मतलब तिब्बत की बात है, तिब्बत स्थान की बात है। मन उचट गया था, तब ये ढीली थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। सतलुज नदी के किनारे जाकर वो बैठ जाते हैं और दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में, पानी में पैर लटके हुए हैं उनके। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। तो मैं तो लगा मैं गुनगुनाने। तो अब मतलब उन्होंने जैसे ही पानी में पैर डाले हैं, उनका तन मन सब ताजा हो गया है और अब उन्होंने गुनगुनाना शुरू किया। कुछ मतलब उनके मन में कुछ वो गुनगुनाने का मन किया तो वो गुनगुनाते हैं। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। स्क्रॉल अप। हुआ मुदित मन खटा मन हटा तुम्हारी, मन हटा खुमारी। जाओ जाऊं मैं तो तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो नागार्जुन जी ने ये कविता उन्होंने कह, तो लेखक ने तिब्बत में सतलुज के किनारे पर लटकाकर बहन से काफी, मतलब वो अपनी वहां पे बैठने से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कविता तक बोल, कविता तक मतलब एक तरह से कविता ही वो गुनगुना रहे थे। तो उन्होंने इसको अपने लेखन में भी प्रयोग कर दिया है। और मुदित मतलब खुश, और खुमारी मतलब नशा, बलिहारी मतलब कुर्बानी देना, और नटी मतलब कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री, अनुपम मतलब जिसकी उपमा ना हो। तो कुछ कठिन शब्द मैंने बताए हैं। होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ये पार्ट समझ में आया। थोड़े से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर थोड़े से आप घर से करके लेके आइए। हम सबसे पहले करते हैं लेख से। नदियों को माँ मनाने की परंपरा, माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है। लेकिन वेट अ मिनट। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागा अर्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो दीपांशु में बता सकते हैं आप किन रूपों में देखते हैं नागार्जुन जी उन्हें। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। नदियों को माँ स्वरूप
तो माना हो गया है, मतलब उन्होंने नदियों को माँ के स्वरूप तो माना है। उसके आगे लेखक ने उन्हें बेटियां, प्रेयसी, एक प्रेमिका के रूप में, बेटियों के रूप में और बहन के रूप में भी उन्होंने बताया कि हम उन्हें बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में और बेटियों के रूप में भी देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर, मतलब अपने आप को नदी तभी बन पाती है जब इनकी हिमालय पिघलता है, तभी ये नदियां बन पाती हैं। यह नदियां सुंदर और लुहावनी भी लगती हैं। तो उनकी विशेषताएं हम लिख सकते हैं अच्छे से कि वो सुंदर हैं, सुहावनी हैं, शांत हैं, और इनसे दो और भी बहुत सारी नदियां इनसे निकलती हैं। हिमालय की दो प्रमुख नदियां हैं, और भी बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसमें। हम काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? अब काका कालेलकर की बात आ रही है, लास्ट पैरा की बात है कि उन्होंने उसमें लोक माता क्यों कहा है नदियों को? जल ही जीवन है, क्योंकि हमारा जल जो है वो हमारा जीवन है। बिना जल के कोई जीवन नहीं है, और ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं, इसलिए इन्हें लोक माता कहा गया है। और यही हमारे नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र है, और नदियां हमारी पवित्र है और माता के समान कल्याण करने वाली है। जैसे हमारी माँ हमारे बारे में अच्छा सोचती है, वो हमें चाहती है कि हम एक बड़े इंसान बने, एक अच्छा इंसान बने, वैसे ही नदियां भी हमारे लिए जीवन दान, जैसे माँ हमें जीवन दान देती है, वैसे ही नदियां भी हमें जीवन दान देती हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती बाड़ी करना शुरू किया है। इसके अलावा भी ये नदियां गांव और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहा कर ले जाती रही हैं। तो मतलब जैसे कि, तो वो नदियों का काफी अच्छा हमारे समाज में काफी अच्छा एक रोल रहा है, तो इसलिए इन्हें लोक माता कहा गया है। नदियां बहुत ज्यादा कल्याणकारी हैं, पेड़ पौधों में, पशु पक्षियों में, सब में जान इन्हीं से आती है, तो इसलिए, और इन्हीं से इन्हीं से बिजली बन पाती है, इन्हीं से सिंचाई हो पाती है। तो इसमें हम और बहुत कुछ लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। हिमालय की यात्रा में लेखक ने प्रशन किन किन की प्रशंसा की है? तो हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों की, पर्वतों की, बर्फीली पहाड़ियों की, हरी भरी घाटियों और महासागरों की प्रशंसा की है। आई होप कि ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो पाएंगे आपसे। आगे देखते हैं लेख से आगे। नदियों और हिमालयों पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो ये तो आपको खुद करना पड़ेगा, नदियों के ऊपर कविताएं देखकर खुद से लिखना पड़ेगा ये। इसके बाद है हमारा गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है कि कविता हिमालय तथा जय शंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। तो मतलब इनकी कविताएं लिखकर आपको पढ़नी पड़ेंगी और उससे तुलना करनी पड़ेगी। यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो ये हम बता सकते हैं आपको कि 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का कारण शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय और तथा आदि कारणों की वजह से जल की गुणवत्ता में भी भारी कमी आ गई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, जगह जगह बांध बनने के कारण जल प्रवाह में भी न्यूनता हो गई है।
और जल की जो पवित्रता है वो भी समाप्त हो चुकी है बहुत हद तक। अब ये भी आपको खुद करना पड़ेगा कि अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा गया है। तो थोड़ा सा मैं बता सकती हूँ कि देवता देवात्माओं इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां पर देवताओं का वास माना गया है। हिमालय पर देवताओं का वास माना गया है क्योंकि ऋषि मुनि, जैसा कि हम देखते हैं, सुनते हैं रामायण वगैरह में भी, और भी बहुत सारे पौराणिक पौराणिक जो हमारे तत्व हैं उनमें भी हम बहुत से बार पढ़ चुके हैं कि ऋषि जो मुनि होते थे वो भी तपस्या करने हिमालय पर जाया करते थे। इसलिए ही कालिदास ने वहां पर उसे हिमालय को देवात्मा कहा है। अभी अनुमान और कल्पना आपको खुद से करनी होगी, नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।